सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स, जिसके अंदर अपन थ्योरी की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसका नाम है ट्रायंगल विच इज अ टू स्टार प्रॉब्लम। और सिंपल है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है अपने पास में, तो थ्योरी की फॉर्म में अपन पढ़ते हैं। अपन क्या कहते हैं, अपने पास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, जो सिग्मा होता है ना अपना, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो ये एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है। सिग्मा इज कांस्टेंट, तो एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है। ये डेंसिटी फैली हुई है एक ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल की जो कोऑर्डिनेट्स है, एक ट्राइंगल की तीन वर्टाइसेस होती है अपन जानते हैं, और तीनों वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, राइट। एंड आप जानते हैं कि अगर ये 0 0 है देन x1 i कैप प्लस y1 j कैप का मतलब क्या होगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वर्टेक्स जो भी है, ठीक है। इतना अपने को क्लियर है। अब अपने को प्रूव करना है कि r वेक्टर ऑफ COM इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3। और मैंने लिख भी रखा है कि a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एनी स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है। तो स्केलियन मैंने इसलिए लिखा है, मतलब किसी भी ट्राइंगल के लिए हो सकता है, लेकिन जनरल ट्राइंगल जो है वो अपना स्केलियन है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक ट्राइंगल को कंसीडर किया। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, और एक लाइन बनाई मैंने ऐसे, ये बन गया अपना ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल होगा, और मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस ट्राइंगल के अंदर जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, सिग्मा है, ठीक है। और मैंने बोला आपसे कि अब मैं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करता हूं, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्यों किया है। दिस एक्सिस इज एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। और एक ये वाली जो एक्सिस है, ये जो मैं ड्रॉ की है, ये दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो दिस इज वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इस एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज 0 0, नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर्स में अपने को जो रिजल्ट निकालना है उसके लिए अपन ने ऐसा किया, वो मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। अभी अपन क्या करते हैं, अपने पास में तीन वर्टाइसेस है, तो प्रॉब्लम को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ये वाली जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 डैश 0, और ये वाली जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 डैश y3 डैश। यहां से मतलब अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे इस पॉइंट के, x3 डैश 0, ठीक है। अब अपन को सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो अपन सेंटर ऑफ मास ऐड करते हैं वो वाला, ठीक है ना। आपको कहीं पे अपन ने पॉजिटिव मास डेंसिटी अज्यूम की और कहीं पे नेगेटिव मास डेंसिटी अज्यूम की, वही चीज है। तो ये जो आपको छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, तो अब मैं पहले नेमिंग कर देता हूं, ठीक है। लेट्स से दिस वर्टेक्स इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो चीज है यहाँ पे मैं इस चीज को प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा से फिल कर देता हूं। तो ये कंसेप्ट भी मुझे पढ़ाना था, तो इस क्वेश्चन के थ्रू ये कवर हो गया। तो ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने प्लस सिग्मा वाली डेंसिटी भरी और माइनस सिग्मा वाली डेंसिटी भरी, ठीक है। तो एक अपने पास में इस तरह की प्लेट मिल चुकी है, मतलब क्वेश्चन इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस प्रॉब्लम, दिस इज प्लस सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा, ठीक है। इन दोनों के एडिशन से जो भी मिलेगा वो अपने को क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा अपनी रिक्वायर्ड प्लेट का। फाइन, यहां तक अपन ने किया, तो इस तरह से कुछ है ये। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, तो इसका जो आर वेक्टर होता है सेंटर ऑफ मास का, वो कितना होता है, दैट इज 2l/3 आई कैप प्लस l/3 इंटू टैन थीटा जे कैप। तो ये मैंने आपसे याद करने के लिए वो बोला था, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों बोला था याद करने के लिए, ठीक है। तो अब अपन को बस सेंटर ऑफ मास लिखना है। तो फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने बोला कि यहाँ पे अपना कुछ है r डैश सी एम, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर है, दैट इज r डैश सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि r डैश सी ओ एम वेक्टर जो है, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ x डैश सेंटर ऑफ मास एंड y डैश सेंटर ऑफ मास। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है इस पॉइंट के, x डैश सी ओ एम एंड y डैश सी ओ एम, राइट। तो ये जो कंबाइंड फॉर्मूला, मैंने जब ये चीज प्रूव की थी तब भी आपको बोला था कि अलग अलग चीजें हमको सीखनी चाहिए, तो मैंने वहां पे भी अलग तरीके से फॉर्मूला लगाया था, तो सेम तरीके से मैं फॉर्मूला यहाँ भी लगाने वाला हूँ। तो अब देखो आप अपने को, सबसे पहले जो बड़ी वाली आपको प्लेट दिख रही है, बड़ा वाला राइट ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये वाला राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसका टोटल मास कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज x3 डैश इंटू y3 डैश। इसका मास हो चुका है। मास में डायरेक्टली ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिग्मा सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं रहा हूं। अब अपन को लिखना है इस बड़े वाले ट्राइंगल का कितना, मतलब इसका मेरे को चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो 2l/3 मतलब टोटल लेंथ कितनी है, x3 डैश है, तो मैं बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा, सो 2x3 डैश बाय 3, 2l/3 के हिसाब से ही आ गया। और y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इतना है, तो y कोऑर्डिनेट देखो l जो है, ये चीज कितनी थी अपनी x3 डैश,
डिवाइडेड बाय 3। tan थीटा की वैल्यू रखो यहाँ से, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज y3 डैश अपॉन x3 डैश। सो इट इज y3 डैश अपॉन x3 डैश, इससे ये कैंसिल होगा, तो अपना जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा दैट इज y3 डैश अपॉन 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा y3 डैश अपॉन 3। अब नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इसी को अपन ने माइनस सरफेस डेंसिटी से भी फिल किया है, तो उस हिसाब से ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये, इसका मास कितना होगा नेगेटिव में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज x3 डैश माइनस x2 डैश, है ना, इंटू y3 डैश। और इसका अपन को क्या लिखना है, अब इसका अपन को लिखना है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो मैं आपको ब्लू पेन से दिखाता हूं, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा यहां से 2/3 टाइम्स x3 डैश माइनस x2 डैश पे सिचुएटेड होगा, लेकिन अपन को जो कोऑर्डिनेट है वो इसके रेस्पेक्ट में लिखना है, तो अपने को x2 डैश जो है उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो 2/3 x3 डैश एंड माइनस 2/3 प्लस 1 दैट इज प्लस 1/3, सो 2 टाइम्स x3 डैश, है ना, एंड प्लस x2 डैश डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट सेम ही रहने वाला है y3 डैश अपॉन 3, and this should be divided by the total mass of the system which is half x3 dash y3 dash minus half times x3 dash minus x2 dash multiplied by y3 dash। अब पूरे में से हाफ y3 dash जो है वो सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो उस चीज को मैंने उस रिजल्ट को काम में लिया है, इसलिए मैंने वो चीज आपको वहीं पे पढ़ा दी थी, ठीक है। तो डोंट स्किप लेक्चर, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको पहली चीज पता चली गई होगी यहाँ पे। और जो इनफाइनाइटिसिमल एलिमेंट्स वाले लेक्चर है वो प्लीज देख लीजिएगा, आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन सिलेंड्रिकल सेगमेंट, वहां पे सब कुछ काम आएगा। मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू डू ट्रिपल इंटीग्रेशन जो अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट। तो आर वेक्टर सी ओ एम जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से। तो आर वेक्टर सी ओ एम इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x3 डैश का स्क्वायर, राइट, तो ये बचता है 2/3 x3 डैश का स्क्वायर, है ना, और इधर से भी ले लो इसको, तो माइनस x3 डैश माइनस x2 डैश इंटू व्हाट, इंटू 2 टाइम्स x3 डैश प्लस x2 डैश, दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो अपना आ चुका है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। और अच्छा नीचे वाले से भी डिवाइड करना है ना अपने को, तो देखो x3 डैश जो है वो माइनस x3 डैश से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा नीचे सिर्फ प्लस x2 डैश। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसमें से इसको डिवाइड करना है किससे, x2 डैश से, ठीक है। सो दैट इज x2 डैश, हाँ, तो x2 डैश से अपन को पूरे को डिवाइड करना था, राइट, पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करना है। तो ये चीज़ अपने पास एक चीज़ आ चुकी है, एंड प्लस उस वाली चीज को अब अपन को y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो बचेगा x3 डैश इंटू y3 डैश डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आएगा ये नंबर नेगेटिव का, तो माइनस ऑफ x3 डैश माइनस x2 डैश मल्टीप्लाइड बाय y3 डैश डिवाइडेड बाय 3। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, राइट, एंड दिस नंबर शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय x2 डैश। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि सबको जोड़ना तो पड़ेगा ही, है ना, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा x2 डैश, राइट। सो लेट्स चेक इट वंस अगेन। तो y कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, x3 डैश y3 डैश डिवाइडेड बाय 3, और उधर से वो चीज़ आ गई है, ठीक है, और 2x3 डैश का स्क्वायर सही है, माइनस x3 डैश माइनस x2 डैश इंटू 2x3 डैश प्लस x2 डैश, ठीक है। तो अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक सबसे पहला काम तो 3 को सब जगह से बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो इट इज 1/3 टाइम्स x2 डैश, ये सब तरफ से बाहर है, अपन कॉमन ले चुके हैं। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है अपने पास, देखो 2 टाइम्स x3 डैश का स्क्वायर माइनस, अब देखो 2x3 डैश इंटू x3 डैश दैट इज 2 टाइम्स x3 डैश का स्क्वायर, x3 डैश x2 डैश एंड माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस का 1 टाइम्स बचेगा x2 डैश एंड x3 डैश, ठीक है, एंड एक तरफ बच जाएगा x2 डैश का स्क्वायर। तो ये चीज़ अपन कर चुके हैं, अब इसमें जोड़ देते हैं अपन ये चीज़, तो x3 डैश एंड y3 डैश, ये चीज़ आई, और माइनस का x3 डैश y3 डैश एंड प्लस x2 डैश y3 डैश। तो बहुत सारे डैश ही डैश करे जा रहे हैं अपन कब से, है ना। तो आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना आ चुका है 1/3 टाइम्स x2। नाउ ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, ठीक है, तो अब कैंसिल करना है फटाफट, तो एक इसको इससे कैंसिल करो, राइट। तो ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, बचा अपने पास में x2 डैश इंटू x3 डैश, तो सब प्लस का हो चुका है ये, तो x2 डैश का स्क्वायर एंड
इस तरफ बचेगा प्लस x2 डैश y3 डैश। तो x2 डैश से सब तरफ कैंसिल करो, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में बचेगा 1/3 टाइम्स x3 डैश प्लस x2 डैश प्लस y3 डैश। अब x3 डैश प्लस x2 डैश क्या है, या तो x3 डैश प्लस y3 डैश को अपन लिख सकते हैं क्या, तो ये जो वेक्टर है यहाँ पे अपने नया वाला जो अपना फ्रेम है उसमें ये वाला जो वेक्टर है दैट इज व्हाट, a2c वेक्टर। a2c वेक्टर इज x3 डैश प्लस y3 डैश, दैट इज ac वेक्टर, y कैप j कैप लगा लेना। तो ये चीज जो लिखी है दैट इज ac वेक्टर, और सिमिलरली यहां से यहां तक का जो वेक्टर है दैट इज ab वेक्टर। तो फाइनली जो अपना रिजल्ट आया है उसको मैं लिख सकता हूँ RCOM वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 टाइम्स AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर, राइट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, है ना, अपन को अब ओरिजिन को शिफ्ट करना है, वी नीड टू डू ओरिजिन शिफ्टिंग, क्योंकि अपन को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए अपना आंसर, क्योंकि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर्स आने चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस वाले का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए वेक्टर, इस वाले का है बी वेक्टर, इसका सॉरी, और इसका जो है सी वेक्टर है। ब्लू पेन से जो मैंने तीन लिखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस स्केलियन ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो अब आप देखेंगे तो आर डैश सॉरी या आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू आर डैश सेंटर ऑफ मास प्लस यहां से यहां तक वाला वेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आज पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। जब भी अपन सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन शिफ्टिंग करेंगे तो इस तरह से शिफ्टिंग करेंगे कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू आर डैश सेंटर ऑफ मास वेक्टर प्लस द पोजीशन वेक्टर ऑफ द न्यू ऑफ द मॉडिफाइड ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको अपन सॉल्व। तो आर वेक्टर COM जो है दैट इज इक्वल टू आर डैश COM, तो दिस इज आर डैश COM, तो लिखते हैं अपन 1/3 टाइम्स, तो ये भी आर डैश है, ठीक है, AC वेक्टर प्लस ये कैपिटल लिखा है ध्यान रहे, है ना, एंड प्लस स्मॉल ए वेक्टर। अब इसको देखो मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो 3 को नीचे रहने देते हैं, 3 टाइम्स स्मॉल ए वेक्टर हो गया ये, AC वेक्टर को लिख दो स्मॉल सी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, प्लस AB वेक्टर को लिख दो स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, और फाइनली यहाँ से देखेंगे तो +3 - 2 कितना हो चुका है, +1। सो आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। सो दिस वाज द रिजल्ट अपन को जो प्रूव करना था। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, व्हाट इज अ प्लेटेड ट्राइंगल। तो यार एक प्लेटेड ट्राइंगल क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपन ने एक ट्राइंगल बनाया है ना, लेट्स ड्रॉ एनी ट्राइंगल, ये अपन ने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जो अपना वो ट्राइंगल है सेम ट्राइंगल है ये, ठीक है, ज्योमेट्रिकली नहीं देखना है इसको। तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर है, इसका सी वेक्टर है, सब स्मॉल में। तो ये वाली जो एज है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा मिड पॉइंट का वो कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। तो जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो इस नया ये जो नया ट्राइंगल अपने को बना मिला है, इस नए ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पुराने वाले के साथ में कोइंसाइड करेगा, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है तीनों पोजीशन वेक्टर्स को आप जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो ए वेक्टर भी 2 बार आ गया, बी वेक्टर भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और वापस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस इज अ प्लेटेड ट्राइंगल। अब इस नए वाले के तीनों मिड पॉइंट्स को जोड़ के नया ट्राइंगल बनाओ, ऐसे करते जाओ। तो फाइनली जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल के जहां पे लोकेटेड था वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस में जो 2 स्टार प्रॉब्लम अपन ने पढ़ी है दैट इज ट्राइंगल। तो इस तरह से कंसेप्ट है। तो थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन बेसिकली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं ज्यादा। दिस वाज थ्योरी पार्ट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए जो मैंने पढ़ाया था ना आपको 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स, एक बार उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं पूरा अगले लेक्चर में तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक सिलेंड्रिकल सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। So that was all about this lecture. So I hope you are enjoying these lecture. So keep learning and stay motivated. So मिलता हूँ आपसे अगले lectures में. Till then, have a wonderful day ahead and thank you.